नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग इंद्रिय शारीर के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है अर्थात उभयात्मक मन के बारे में बात करेंगे। अर्थात उभय इंद्रिय जिसको कहते हैं वो है मन। तो आइए देखते हैं मन के बारे में क्या क्या चीज़ें संहिताओं में कही गई है। जैसे ही मन की बात आती है तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग को कहीं न कहीं जो जैसे पदार्थ में भी मन का वर्णन किया गया है और क्रिया शरीर में मन का वर्णन है, तो वहाँ पर जो मन का वर्णन है कहीं न कहीं वहाँ पर उसके क्रिया शरीर में जो है उसकी क्रिया अर्थात कर्म के बेसिस एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हम लोग कहीं न कहीं एनाटॉमी से रिलेटेड बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलग पाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन पाएंगे। तो वो चीज़ें वहाँ पर भी है लेकिन उसका यहाँ पर वहाँ पर क्रिया वाला पॉइंट कम एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में है और पूछा जाता है जनरली। मन अर्थात उभय इंद्रिय पूछा जाता है, उभय इंद्रिय अर्थात मन के बारे में पूछा जाता है। आइए देखते हैं मन की जो बात है, यहाँ पर उभय इंद्रिय कहते हैं। मन को क्या कहते हैं? उभय इंद्रिय कहते हैं। तो सिलेबस में दिया हुआ है उभय इंद्रिय का वर्णन करें, तो उभय इंद्रिय अर्थात मन के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जिसका वर्णन संहिताओं में कहा गया तो चरक ने इसका डिटेल वर्णन किया है। तो चरक ने जो है चरक सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में जिसका नाम है इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय, तो इसका देख रहे होंगे चरक सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में जो चैप्टर का नाम है इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय के अंतर्गत जो है इंद्रियों का वर्णन किया है। उसी इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के साथ साथ उभय इंद्रिय मन का भी वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं चरक उसी चैप्टर से रिलेटेड इसको डिफाइन किया है कि मन कहते किसे हैं, मन किसे कहते हैं या मन का कर्म क्या है यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ एक श्लोक है, मनः पुरःसरण, मनः पुरःसरण इंद्रियार्थ और इंद्रिय मनः पुरःसरण, एक साथ देखेंगे, मनः पुरःसरण इंद्रिय अर्थ ग्रहणम समर्थानि भवन्ति। तो यहाँ पर एक पॉइंट का अर्थ समझ जाएंगे तो हम लोग को इस पूरी लाइन का मीनिंग समझ जाएगा कि मनः पुरःसरण, मनः पुरःसरण सर, मनः पुरःसर का मीनिंग क्या है? मनः पुरःसर इसका मीनिंग या मनः पुरःसरण या मनः पुरःसर का मीनिंग क्या है, इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे तो इस पूरी लाइन का एक्सप्लेन समझ जाएंगे कि जिसमें कहा गया है कि मनः पुरःसर का मतलब क्या है कि मन को आगे करके या मन के अधीन या मन के साथ इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग कहते हैं कि बिना जब तक किसी कार्य में मन नहीं लगता तब तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो कार्य की सिद्धि का मतलब जो कार्य की सिद्धि होती है, इंद्रियां अपने अर्थ या विषयों को ग्रहण करती है। जैसे हम देखते हैं कोई चीज़ सामने, तो देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो विषय है या द्रव्य है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो वो रूप, उसका रूप जो है, जो कोई भी आकृति हमें दिख रही है तो उसका जो एक चित्र बन रहा है मस्तिष्क में तो हमें दिखाई देता है। तो वो दिखने का काम क्या है? वो विषय क्या है? देखना। तो जब तक हमारा मन इन्वॉल्व नहीं होगा, कहते हैं ना कि हम लोग क्लास में होते हैं, क्लास में होने के बावजूद जैसे क्लास में लेक्चर चलता रहता है, हमारा मन जो है अल्टीमेट जैसे खिड़की के बाहर लगा रहता है, तो क्लास में क्या बातें चल रही है वो कभी कभी हम लोग से पास चला जाता है, मीन्स गुजर जाता है, पता नहीं चलता कि क्या सर ने पढ़ाया या क्या बात हो रही है। तो उसी कहते हैं कि मन, जब तक मन उस कार्य में नहीं लगेगा तब उस कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे मनः पुरःसरण मतलब मन के अधीन जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का जो कार्य होता है, इंद्रियों का कार्य है अपने विषयों को या अपने अर्थों को ग्रहण करना। जैसे कि नेत्र का काम क्या है? देखना। जिह्वा का काम क्या है? रस का स्वाद लेना। जैसे कर्ण का काम क्या है? सुनना। तो इनका जो कार्य है कहीं ना कहीं किसके अधीन है? मन के अधीन है। तो कह रहा है मन के अधीन या मन के साथ या मन को आगे करके इंद्रियां अपने अर्थ अर्थात विषय, अर्थ का मतलब विषय भी कहते हैं, विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। तो कह रहा है मन, जो इंद्रियां जो होती है मन को आगे करके या मन को साथ लेकर या मन के साथ अपने विषय को या अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती है। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस है ये मन के। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में बोला गया है कि हम लोगों ने इसके अर्थ को लिखा है कि मन को अतीन्द्रिय बोला गया है। तो यहाँ देखेंगे पॉइंट मन अतीन्द्रिय एक्सप्लेन करने को आता है कि मन अतीन्द्रिय। तो मन अतीन्द्रिय क्या है? तो देखेंगे मन को अतीन्द्रिय कहते हैं क्योंकि उसका सभी इंद्रियों के अर्थों अर्थात विषयों के साथ संयोग होता है। तो मन को अतीन्द्रिय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक मन हर एक इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग नहीं करेगा तब तक उस विषय का ज्ञान नहीं होगा। तो कह रहा है कि मन को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्यों कहते हैं अतीन्द्रिय? क्योंकि उसका सभी इंद्रियों के विषयों अर्थात
अर्थों के साथ संयोग होता है, फिर उस मन के सहयोग से ही, मतलब मन के सहयोग से ही क्या होता है, सभी इंद्रियों के अर्थों में अर्थात विषयों में प्रवृत्ति होती है। तो जो जब मन का इन्वॉल्वमेंट होता है इंद्रियों के विषयों के साथ, तभी जो है इंद्रियां अपने अर्थों को या विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, ये कह रहा है। फिर देखेंगे मन को बुद्धि इंद्री तथा कर्म इंद्री होने के कारण, क्योंकि उसको उभय इंद्री क्यों बोला गया है, क्योंकि मन क्या है, बुद्धि इंद्रिय। तो बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञान इंद्रिय, बुद्धि जो है ज्ञान का प्रतीक है, मन जो है बुद्धि इंद्रिय था तो ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय दोनों होने के कारण अर्थात होने से उभयात्मक कहा जाता है, इसलिए इसको उभय बोला गया है। तो इसे उभय इंद्रिय बोला गया है मन को, क्योंकि ये ज्ञान इंद्रिय अथवा तो बुद्धि इंद्रिय एवं कर्म इंद्रिय दोनों होने की वजह से इसको उभय इंद्रिय बोला गया है। फिर देख रहे होंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, मन के लक्षण। तो मन कार्य कैसे करे या मन की उपस्थिति है या नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा कि मन इंद्रियों के साथ, मन जो है इंद्रियों के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, लक्षणम मनसो, अर्थात मन का लक्षण क्या है, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च। मीन्स कि मन का लक्षण है कि ज्ञान का होना या ना होना ये मन पे डिपेंड करता है, मन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग क्लास में हैं, किसी क्लास लेक्चर चल रहा है, हम लोग को अगर मन इन्वॉल्व ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पे अगर हमारा ध्यान है, उस पर पूरा मन कंसंट्रेट है, तब तो हमें जो सामने चल रही है उसके बारे में हम लोग को जानकारी रहती है। लेकिन जहाँ हमें हमारा ध्यान जो है या मन जो है विंडो की तरफ चला जाता है, भले ही हम सामने देख रहे होंगे लेकिन ध्यान कहीं और है, ध्यान कहते हैं ना, ध्यान कहीं और अर्थात मन कहीं और है, तब उसमें उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो सामने बोर्ड पे चल रहा है वो बातें हमें नहीं समझ में आती, अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जबकि अदर बच्चा जो है उससे पूछा जाता है वो बताता है, हम नहीं बता पाते हैं। उसका कारण वही है कि मन का लक्षण क्या है कि ये ज्ञान का होना, मीन्स बोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा है हमें समझ में आ रहा है, इसका मतलब मन इन्वॉल्व है। तो कह रहा है ज्ञान का न होना, इसका मतलब हम लोग खिड़की के बाहर देख रहे हैं या खिड़की के बाहर देख रहे हैं या खिड़की के बाहर हमारा कहीं अन्यत्र जगह पे मन लगा हुआ है। तो ज्ञान का न होना, अभाव या भाव, भाव मतलब होना, ये किस पे डिपेंड करता है, मन पे डिपेंड करता है, ये मन का लक्षण है। फिर देखेंगे अभी ज्ञान होगा कैसे, तो यहाँ देखेंगे ज्ञान होने की प्रक्रिया बताया गया है, स इति आत्म इंद्रिय अर्था, आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ के साथ जब मन का सन्निकर्ष न ही होता है, जब आत्मा के साथ इंद्रियों का, इंद्रियों के साथ उसके अर्थों का जब संयोग होता है, तो उसमें कहता है कि सन्निकर्ष हो रहा है, इसका मतलब सम्यक योग हो रहा है। तो अगर उसके साथ मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो कह रहा है न वर्तते, मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि पहले क्या है, अभाव है, पहले क्या है, अभाव। तो अभाव को किस स्थिति में होगा, जब आत्मा के साथ इंद्रिय अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष तो करेगा अर्थात संयोग तो करेगा, लेकिन मन का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, न वर्तते अर्थात मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो वैवृत्य मीन्स होता है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वैवृत्य का मतलब दूसरे दूर रहता है, ज्ञान से दूर, मतलब अभाव होगा ज्ञान का। फिर दूसरे पॉइंट कहते हैं कि मनसो ज्ञानम, जब इस आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के साथ अर्थों का सन्निकर्ष होता है, उसके साथ साथ मन का सानिध्य होता है, मन का संयोग होता है, तब क्या होता है, वर्तते मीन्स उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि सिंपली हम लोग कह देते हैं कि ज्ञान का होना या न होना, ज्ञान का न होना या होना किस पर डिपेंड करता है, ये मन का लक्षण है। पूछा जाता मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का न होना या होना मन का लक्षण है। जब आत्मा इंद्रिय और विषयों के साथ मन का इन्वॉल्वमेंट होता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आत्मा इंद्रिय और मन के साथ, जब आत्मा इंद्रियों के अर्थों या विषयों के साथ मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर बात करते हैं मन की, इस तरह से हम लोगों ने मन के लक्षण के बारे में पढ़ लिया। तो देखेंगे मन की संख्या दो होती, संख्या सिर्फ एक होती है, मन एक ही है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग कहते हैं ना कि क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है, हमारा ध्यान जो है कहीं अन्यत्र लगा हुआ है, अर्थात जो मन क्लासरूम के बोर्ड पे होना चाहिए, जो सर लोग बोल रहे हैं उस पर होना चाहिए, उन सब बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंद्रियां जो है श्रवणेंद्रिय सुन रही हैं, सुनने का प्रयास करें, लेकिन मन कहीं अन्यत्र है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मन तो एक है, अन्यथा क्या होता कि मन उधर का भी ध्यान रखता और सामने जो चल रहा है वो भी सुनाई देता। इसका मतलब हमें सभी बातें एक साथ आती, बट ऐसा होता नहीं है। जिधर मन इन्वॉल्व होगा उसी का ज्ञान प्राप्ति होगी, इसलिए बोला गया संख्या एक है। फिर भी दोष भेद से जो है मन तीन प्रकार के होते हैं। तो मन की उत्पत्ति जो होती है
वो होती है अहंकार से होती है। इस तरह से दोष भेद से 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक राजस तामस, इसके हम अन्यत्र बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे जब हम लोग पदार्थ विज्ञान क्रिया शारीर और मन के पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लोग इसके विषय में डिटेल बात करेंगे कि मन के विषय कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो उसके विषय में देखा चिंत विचार ऊह्य ध्येय संकल्प, चिंत विचार ऊह्य ध्येय संकल्प, इसके विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये 5 मन के विषय होते हैं। और मन के गुण 2 हो, अणुत्व और एकत्व। मन बहुत ही सूक्ष्म है, मन बहुत ही सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि मन इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि जो शरीर के जो स्रोतस होते हैं इतने सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं कि उनके थ्रू भी मतलब मन देखा जाए। जैसे हम लोग सिंपली मन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली जैसे अगर हम कहें कि ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, आर्बिट होते हैं। आर्बिट में क्या होते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि एक जगह स्थिर होता है। उसी तरह से शरीर में मन की स्थिति है। जैसे हम लोग का पूरा शरीर है, उसमें हर जगह पे कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हर जगह जैसे स्किन है तो या जो भी चीज़ें हैं, हर जगह इंद्रियाँ मीन्स कहीं पर पैर में कुछ होता है तुरंत पता चलता है, हाथ में कुछ होता है तुरंत पता चलता है, या कहीं पर भी कहीं टच होता है तुरंत पता चलता है। क्योंकि मन जो है स्थिर नहीं है। मन अणु होने से जो स्रोतस जो होते हैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने की वजह से उसमें भी ये सर्कुलेट करता रहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ आर्बिट में जो है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन सर्किल होता रहता है। इसका मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता। इसी तरह से मन भी सब जगह सर्कुलेट करता रहता है और ये अणु होता है। फिर देखेंगे एकत्व तो है, एक मन एक होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि क्लासरूम वाली बात एग्जाम्पल दिया था। अगर ध्यान भटक जाता है तो हम लोग क्लासरूम की बातें याद नहीं रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो उभय इंद्रिय अर्थात मन को डिटेल में वर्णन कर दिया। धन्यवाद।